CNBC TV18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA. हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक खास सीरीज़ जो कि है द रीट्स कनेक्शन। और रीट्स भली भांति कुछ लोग इसे जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक ऐसी चीज़ जिससे रियल एस्टेट में निवेश करने को कहा जाता है कि आसान तरीका है, लेकिन ये तरीका बहुत सारे लोगों को जटिल भी लगता है, समझ में कम आता है। तो अगले कुछ हफ्तों में हमारी कोशिश यही होगी कि हम रीट्स को इतना सिंप्लीफाई कर दें कि आपको लगे कि बस बाजार में जाना है, कुछ दुकान से सामान खरीद के लाना है, एज सिंपल एज दैट। तो रीट्स की चर्चा होगी, रीट्स क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का इसे एक बहुत ही आसान और बेहतर और सबसे ऊपर एक सुरक्षित टूल माना जाता है, और साथ में इसके फ़ायदे क्या हैं। एक घर खरीदने, दुकान खरीदने से बेहतर क्या रीट्स खरीदना हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है बहुत सारी मेरी बातें इस समय आपको समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन इन्हीं बातों का जवाब हम अगले कुछ हफ्तों में ढूंढेंगे। तो आज से हमारी इस खास सीरीज़ की शुरुआत हो रही है CNBC आवाज़ पर, और इसमें हमारे साथ हफ्ते दर हफ्ते कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे हम रीट्स की हर बारीकी को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके हाथ में एक तरीके से कुंजी लग जाएगी जादू की, पैसा कमाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज के इस एपिसोड में बेसिकली हमारा फोकस होने जा रहा है कि रीट्स आखिर है क्या, किस तरीके से काम करता है, आप उसे कैसे समझेंगे। अगर आप रीट्स में निवेश करना चाहते हैं या रीट्स के जरिए कहूँ रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके हैं, और फाइनली आपको उससे बेनिफिट क्या होने वाला है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और आपसे तारुफ कराता हूं एम्बेसी रीट्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभिषेक अग्रवाल और कुशमन एंड वीकफील्ड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वैल्यूएशन एंड एडवाइजरी शैलजा बालाचंद्रन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये जो रीट्स की पाठशाला शुरू कर रहे हैं, इसमें आप दोनों हमारे टीचर हैं। मैं आपका स्टूडेंट हूं मान लीजिए, और बाकी हमारे स्टूडेंट जो हमारे दर्शक हैं। तो सबसे पहले शुरुआत अभिषेक इसी से कि रीट्स होता क्या है, कैसे हम समझाएं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो इसमें एक वर्ड है ट्रस्ट जो काफ़ी लोगों को समझ में आता होगा, रियल स्टेट समझ में आता होगा, इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये चारों को जोड़ें तो क्या बनता है। तो जैसे आपने कहा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है रीट। ये करता क्या है, रीट जो भी निवेशकों से पैसा लेता है उस पैसे से भारत की सबसे अच्छी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, और उससे देश विदेश की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें भाड़े में देता है। उससे जो रेंट आता है, जो भाड़ा आता है, कुछ खर्चा बाद दे करके वो सारे पैसे जितना कैश में आया है वो अपने निवेशकों को वापस देता है, जिससे कि निवेशकों को दो फायदे होते हैं। एक, उनको हर 3 महीने में कुछ कैश आ जाता है हाथ में, और साथ ही साथ जैसे जैसे रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर बढ़ता है उनको कैपिटल एप्रिसिएशन भी आता है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी लेता है और उसको किराए पे देता है, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी लेता है जिसमें रेंटल इनकम हो, राइट? उस रेंटल इनकम को फिर जो भी उसमें से आपके खर्चे हैं माइनस करके वो डिविडेंड के तौर पर अपने निवेशकों में बांट देता है, और साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन। तो शैलजा, इसको ऐसे समझें क्या कि अगर आप रीट्स में जाते हैं, या रीट्स एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है रियल एस्टेट के अंदर, आई थिंक इंडिया में अभी कमर्शियल रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। करेक्ट। Yes, आज के दौरान इंडिया में 3 कमर्शियल ऑफिस रीट्स हैं और एक रिटेल एसेट बैक्ड रीट है। जो 3 कमर्शियल रीट्स हैं वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क और ब्रुकफील्ड इंडिया रीट। और जो रिटेल बैक्ड एसेट्स हैं वो जो रीट है उसका नाम है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। तो ये 4 रीट्स हैं। तो जब हम कहते हैं कि ऑफिस वाला, तो पहला जो 3 रीट आपने बताए, मतलब वो ऑफिस बिल्डिंग्स खरीदता है, उन बिल्डिंग्स को किराए पर देता है, फिर उस किराए से जो कमाई होती है वही उस रीट की कमाई है, और उस रीट में जो इन्वेस्टर है यानी कि एक यूनिट होल्डर है वो उसके से बेनिफिट होता है, राइट? तो यूनिट होल्डर कुछ नहीं है, जैसे एक कंपनी होती है उसका शेयर होल्डर होता है, यहाँ पे हम यूनिट यूज करते हैं, बट आप सोचिए कि वो ये एक कंपनी ही है, और जो यूनिट होल्डर है वो शेयर होल्डर ही है, और जितने कैश हम कमाते हैं उसका कम से कम 90% एज सेबी का रेगुलेशन है कि कम से कम 90% हमें यूनिट होल्डर को, शेयर होल्डर को देना पड़ता है वापस। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको देते हैं, हर 3 महीने पे वो जितना भी कैश हम कमाएं वो शेयर होल्डर को वापस दे देते हैं। ठीक है,
तो एक कंपनी है रीट्स जो कि इन्वेस्टमेंट करती है कमर्शियल एसेट्स के अंदर, उसमें ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई, होटल्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गई। प्लस आपने एक रिटेल रीट की बात की जो डेफिनेटली मॉल्स हो सकते हैं, जो कि नेक्सस रीट है 4th नंबर का और सबसे यंगेस्ट रीट आई थिंक हमारे कंट्री में, जो सबसे लेटेस्ट रीट है 2023 में आई थिंक लिस्ट हुआ है, और वो रिटेल एसेट में यानी कि मॉल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां से जो कमाई होती है एज ए रेंट, उसको वो अपने यूनिट होल्डर्स में बांट देता है, और साल में 4 बार आपने कहा। हाँ, तो जो रेगुलेशन है वो कहता है कि 6 महीने में एक बार यानी साल में 2 बार मिनिमम देना पड़ता है। लेकिन अभी जितनी रीट है इंडिया में, 4 रीट है, वो चारों हर 3 महीने में दे रही है, और जिसे आप डिविडेंड कहते हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बट मतलब सही अगर सरल भाषा में देखोगे तो वो भाड़ा ही है। जैसे कि एक भारतीय क्या करता है, घर या शॉप खरीदता है, उसे भाड़े में देता है। इसलिए देता है कि हर महीने उसे भाड़ा आएगा, जिससे घर खर्चा चलेगा और उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। सिमिलरली रीट में यही है कि हर 3 महीने में आपको भाड़ा आ रहा है, क्योंकि रीट भाड़ा कमा रहा है, वो आपको देता है। कुछ भी हम कहें वो है तो आपके लिए भाड़ा ही, और हर 3 महीने में आ रहा है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। इसको और थोड़ा गहराई से समझेंगे। और दूसरी बात हुई कैपिटल एप्रिसिएशन। शैलजा, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में ले लूं तो कह दूं दुकान आज 100 रुपए की थी, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वो 150, 200, 500 की होती जाएगी, वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, और उसका फायदा भी एक रीट होल्डर को मिलता है। एब्सोल्युटली। तो दो चीज़ें होती हैं इस रीट के टर्मिनोलॉजी में। कैपिटल अप्रिसिएशन जब हम बोलते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक है जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, उसका अप्रिसिएशन। जैसे जैसे रेंट बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ता है, एसेट वैल्यू, जो अंडरलाइंग एसेट है, जो कमर्शियल ऑफिस बोल रहे हैं हम, उसका वैल्यू बढ़ता है। और दूसरा होता है कि क्योंकि ये पब्लिकली लिस्टेड है, यूनिट प्राइस होता है, जो ट्रेडिंग प्राइस होता है, तो उसका भी कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। सो देयर आर टेक्निकली 2 कैपिटल अप्रिसिएशंस। हाउएवर जो यूनिट होल्डर्स हैं, उनको जो ट्रेडिंग प्राइस अप्रिसिएशन है, दैट इज व्हाट इज द कैपिटल अप्रिसिएशन दैट कम्स टू देम। ओके, मतलब आज अगर रीट का यूनिट 100 रुपए का है, कल को 135 या 140 का हो गया, तो जो 40 रुपए का एप्रिसिएशन मुझे मिला उस यूनिट जो मेरे पास है रीट की, वो मेरा एप्रिसिएशन होगा, राइट? तो ठीक है, रीट्स हमें समझ में आ गया। सिंपली एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है कमर्शियल एसेट्स में और रिटेल एसेट में। अभी इंडिया में जो 2 तरह के रीट हम देख रहे हैं, उससे जो भी आपने कहा भाड़ा आता है, किराया आता है, वो बांट देते हैं साल में 4 बार अपने यूनिट होल्डर्स को एज अ डिविडेंड। और साथ में जो कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है ना, बिल्डिंग की जो वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ रही है, उसका भी फायदा मिलता है। अच्छा, ये कैसे आप देते हैं? ये भी साल में 4 बार देते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, या जो शैलजा बोल रही है वो? जो शैलजा बोल रही है कि आपका जो यूनिट का वैल्यू है वो बढ़ गया, वो बढ़ता रहता है। जैसे शेयर प्राइस बढ़ता रहता है, कोई कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, तो हाँ। वैसे ही जब हमारी प्रॉपर्टी का प्राइसेस बढ़ता है, ऑटोमेटिक शेयर प्राइस बढ़ते रहता है, लोग खरीदते रहते हैं। और तो अगर मैं एक संक्षिप्त में बोलूं तो रीट क्या है? रीट, आप मान लीजिए एक कंपनी है जो अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो हम बोलते हैं देश के, उनको एक मौका देता है कि कम पैसे में भी, कम रिस्क लेकर के, इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से रियल एस्टेट ऑफ द कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है और उसके मुनाफे पा सकता है। वो एक हिस्सा बन सकता है कंपनी का, जो रियल एस्टेट का ग्रोथ स्टोरी है उसका। आई थिंक काफी हद तक ये म्यूचुअल फंड जैसा साउंड कर रहा है। एब्सोल्युटली, म्यूचुअल फंड में भी ये होता है कि कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से मार्केट को समझते हैं, वो आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं और आपके बिहाफ पे पैसा लगाते हैं अच्छे शेयर्स में, स्टॉक्स में, और उसका जो रिटर्न आता है वो आपको वापस मिल जाता है। कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही है। जस्ट थोड़ा सा है कि म्यूचुअल फंड लगाता है बाकी दूसरी कंपनी की इक्विटी शेयर्स में, हम लगाते हैं रियल एस्टेट में, जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट होता है। क्योंकि सब देख रहे हैं, हर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कंट्री के हर आदमी चाहता है कि ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, फॉरेन से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अच्छे अच्छे रेंट दे रहे हैं, तो हम भी ऐसा कुछ करें। तो लोग छोटे छोटे एरिया खरीदते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क होता है जो हम बाद में बात कर सकते हैं, बट उन सब को सरल बना करके, रिस्क कम करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं प्रोफेशनल्स। और ये हाईली गवर्नड होता है, सेबी का बहुत सारा गवर्नेंस का रूल है इसमें, रेगुलेशंस है, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए, गवर्नेंस करते हुए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि हर इंडिविजुअल को वो बेनिफिट मिले। बिकॉज सब कोई यही काम नहीं कर सकते। हाँ, राइट। तो एक्सपर्ट्स की टीम है जो ये काम करती है और उसके बेनिफिट्स आपको देती है। तो पैटर्न म्यूचुअल फंड जैसा हो गया, तरीके अंदर के अलग है। तो शैलजा, मैं कहीं कल पढ़ रहा था कि फॉर एग्जांपल मुंबई की बात करें, बीकेसी। अब बीकेसी में अगर मेरा मन है कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टमेंट करूं या फिर मैं एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करूं, तो एक
एक नॉर्मल इंडिविजुअल की कैपेसिटी, चलिए एक शॉप खरीद लेगा 25 लाख 50 लाख, लेकिन बीकेसी में तो जो इमारतें हैं वहां तो पहली बात तो सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर आप लेने जाएंगे तो आई थिंक करोड्स में वो चली जाएगी। एक छोटा सा ऑफिस भी अगर आप वहां खरीदेंगे तो रीट्स को हम ये माने कि रीट्स हमारे लिए वो काम इनडायरेक्टली कर सकता है। Absolutely. रीट्स बीकेसी में कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, अब मैं वो प्रॉपर्टी का एक यूनिट होल्डर बन के चला जाऊंगा, राइट? मैं सही समझ रहा हूँ? तो रीट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर जब हम एक यूनिट एक ऑफिस खरीदने जाते हैं तो हमें तो स्पेसिफिकली वो लोकेशन और वही प्रॉपर्टी का रिस्क हमें लेना पड़ता है, राइट? अभी डाइवर्सिफिकेशन का ये एडवांटेज होता है कि बीकेसी जो इंडिया में सबसे कीमती ऑफिस स्पेस माना जाता है, तो बीकेसी के ऑफिस में भी मेरा शेयर है और बैंगलोर के सबसे बड़े ऑफिस कैंपस उसमें भी मेरा शेयर है, पुणे में, नोएडा में। सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये इसलिए क्योंकि एक रीट डाइवर्सिफाइड होती, हो सकता है उसने एक ऑफिस बीकेसी में खरीदा हो, एक ऑफिस बिल्डिंग पुणे में खरीदी हो, एक हैदराबाद में खरीदी हो। इसी को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? या सही बात है। और विपिन जी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि इसमें हो क्या रहा है कि आज अगर एक इंडिविजुअल आदमी जाता है बीकेसी में खरीदने तो सही है कि करोड़ों करोड़ रुपए लग जाएंगे, एक छोटा सा ऑफिस आएगा और पता नहीं है कि वो भी कल को भाड़े में लगेगा कि नहीं लगेगा। उसका अगर भारतीय चला गया तो दूसरा भारतीय कैसे खोजूंगा, कितने रुपए रेंट, और क्या कोई बहुत बड़ी कंपनी मेरे पास आएगी? तो दिक्कत होता है इसमें। इसीलिए ये रेट इसको बहुत सरल बना देता है। पहला चीज, जैसे शैलजा जी कह रही थी, वो डाइवर्सिफाई कर देता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लेता है, बड़ी बड़ी इमारतों में वो अपना ऑफिस खरीदता है। तो एक अगर खाली रह भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी सारे तो भरती है। दूसरा क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी को उन पे ट्रस्ट होता है। जैसे आप ट्रस्ट की बात कर रहे थे, तो ये भी सोच सकते हैं कि अब ये इतना बड़ा है, इतना गवर्नड है, तो बहुत सारी कंपनियों को ट्रस्ट भी होता है। और इससे बहुत छोटे से रुपए, जैसे कि 300 रुपए 400 रुपए में भी आप एक शेयर खरीद सकते हैं और आप उस कंपनी के एक तरह से एक शेयर के मालिक हो गए हैं। तो उतनी बड़ी बड़ी इमारतों के भी आप भागीदार हैं। चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको रीट्स वो मौका दे रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, जो आप शायद आसानी से तो नहीं कर सकते, या बहुत बड़े जिनके काफ़ी पैसे हैं, एचएनआई लेवल के लोग शायद करते हो तो करते हो, लेकिन एक आम इंडिविजुअल को मौका नहीं मिलता। वो मौका रीट्स उसे दे रहा है। तो रीट्स तो शायद अब हमने क्लियर कर लिया, समझ आ गया, और दर्शकों को भी ये समझ में आ गया होगा कि रीट्स आखिर है क्या, एक रीट काम क्या करता है, किस तरीके से चलता है। नाउ अब हम बार बार उस यूनिट की बात कर रहे हैं। वो यूनिट क्या है, मुझे कैसे मिलेगी, मैं कैसे रीट्स में भागीदार बन सकता हूं, कैसे मैं रीट्स खरीद सकता हूं? तो जैसे आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, डीमैट अकाउंट खोला, अपने ब्रोकर के पास गए और बोल दिया कि इस कंपनी का एक शेयर खरीद लो। बिल्कुल वैसे ही एकदम सरलता से आप डीमैट अकाउंट में जाएं और कोई भी रीट, जो 4 रीट है उनमें से किसी भी एक रीट का एक शेयर खरीद लीजिए। एकदम सेम है, कोई तकलीफ नहीं। और मैं अभी देख रहा था कि जो यूनिट प्राइस हैं अलग अलग, जो नेक्सिस हमारा यंगेस्ट रीट है उसमें 135 और समथिंग है। मैक्सिमम जाते जाते हार्डली 400 रुपए से भी कम का कोई रीट का एक यूनिट है। तो मतलब आप 150 रुपए से लेकर 300 या 400 रुपए में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन से। तो इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि 300 मैक्सिमम 400 रुपए जैसे आप कह रहे हैं, उसमें आप देश के सबसे बढ़िया एसेट्स में भागीदार बन सकते हैं। अच्छा, मैं कितने भी यूनिट्स खरीद सकता हूँ? कितने भी यूनिट्स खरीद सकते हैं आप। और आईपीओ के टाइम पे भी इनफैक्ट अभी लॉट साइजेस सिर्फ 15,000 की हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले जब रीट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉट साइज आई थिंक बड़े होते थे, आपको मिनिमम शायद 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना, 2 लाख रुपए से शुरुआत हुई थी, राइट? फिर वो घट के 50,000 हुआ, और अब आप कह रहे हैं कि 10 से 15,000 रुपए का लॉट साइज हो गया। ये जो 10 से 15,000 का लॉट साइज है, ये सिर्फ आईपीओ के लिए, जो बाकी कंपनियों के लिए भी है। तो अभी वो सब बराबर है, कंपनी का भी 15,000 होता है करीब करीब, रेट का भी 15,000 होता है करीब करीब। लेकिन एक बार वो आईपीओ आ गया, उसके बाद स्टॉक लिस्ट हो गई है, उसके बाद आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हैं, जो कि 150 से 300 का आता है। सही, तो बिल्कुल क्लियर है ये बात कि 2 तरीके हैं खरीदने के। आई थिंक एक आईपीओ से खरीद लीजिए, तब लॉट साइज होता है जो पहले आप बता रहे हैं शैलजा 2 लाख से शुरू हुआ था, 50,000 तक आया, अब 10 से 15,000 हो गया, डिपेंडिंग कि उसके अंदर कितने यूनिट्स का लॉट साइज बनाते हैं, बट मिनिमम 10 से 15,000 रुपए ही आपको इन्वेस्ट करने हैं। और दूसरा तरीका है सिंगल यूनिट खरीदने का। एक बार लिस्टिंग हो गई, फिर यूनिट की जो कीमत है 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, आप कितने भी खरीद सकते हैं। अब मुझे बताइए शैलजा कि
अब जैसे हम जब आईपीओ आते हैं, इन दिनों तो कई आईपीओज आ रहे हैं, बड़ा है, तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन वगैरह होता है, सेम क्या रीट्स के अंदर भी होता है कि आप आईपीओ में लगाएंगे तो थोड़ा लिस्टिंग गेन पाएंगे, बाद में फिर वो सेटल होता रहेगा प्राइस? एब्सोल्युटली, ये तो एब्सोल्युटली पॉसिबल कि जैसे लिस्टिंग गेन्स मिलती हैं तो आप इमीडिएटली एग्जिट कर पाते हो। सो वन ऑफ द एडवांटेजेस रीट में ये भी है कि आपका जो लिक्विडिटी है ना, आपका एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर्स बहुत आसानी से टिपिकल शेयर्स की जैसे हैं। अगर आपको कोई भी ऑफिस यूनिट लेना हो, फिजिकल ऑफिस यूनिट, आपको उसमें एक तो टेनेंट आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिस्क है वो है, बट आपको एंट्री के लिए पैसे चाहिए, लीगल डिलिजेंस करना होगा, फिर आपको बैंक लोन लेना पड़ेगा, तो द प्रोसेस इज़ वेरी लॉन्ग। प्लस आपको जब एग्जिट करना हो तो आपको वो सही प्राइस मिलेगा कि नहीं, सही मार्केट डायनामिक्स है कि नहीं, ये भी आपको खुद रिसर्च करके करना पड़ता है। बट रीट में आपके रीट मैनेजर्स हैं जो एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जिनको प्रॉपर्टी के बारे में सब पता है, या वो कंसल्टेंट्स के एडवांटेजेस लेते हैं और समझते हैं कि ये राइट प्राइस है, राइट मार्केट है कि नहीं, तो वो आपको एक एक्सपर्टीज मिलता है। और दूसरा लिक्विडिटी, आपको जैसे जब चाहें आप खरीद सकते आई हो थिंक और जब चाहे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैं एक फिजिकल रियल एस्टेट खरीदता हूँ, उसको खरीदना भी एक बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत सारा लीगल प्रोसेस, प्रॉपर्टी को देखना करना। मतलब कोई अगर आज सोचे कि मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी, तो शायद अगर वो बहुत जल्दी भी करेगा तो 5-6 महीने का वक्त उसको लग जाएगा। उससे भी कठिन हो जाता है उसको बेचना, ग्राहक ढूंढना, अगेन वो पूरा लीगल प्रोसेस, पेपर्स में जाना। और यही रीट्स एक डिफरेंशिएशन पैदा करता है। इट्स हाईली लिक्विड, एक बटन से खरीदा, एक बटन से बेच दिया। सही कह रहे हैं विपिन जी, बिकॉज एक भारत में कहावत है कि अगर रियल एस्टेट खरीदने जाना है तो खरीदते समय महंगा मिलेगा और बेचते समय सस्ता बेचना पड़ेगा। बट रीट के साथ ऐसा नहीं है, बिकॉज जैसे आप कह रहे हैं शेयर है, बहुत लिक्विड है। लिक्विड का मतलब होता है कि बहुत सारे शेयर्स हर दिन खरीद बेच होते हैं कंपनीज के जैसे। तो अगर आपको बेचना है, आप जस्ट जाइए, तुरंत बिक जाता है और नेक्स्ट दिन पैसे आ जाते हैं। आजकल तो T+0 में भी जा रहे हैं हम, बट बहुत जल्दी नेक्स्ट दिन पैसा आ जाता है। और अगर खरीदना है तो आप जस्ट जाइए और खरीद लीजिए जितने यूनिट्स, क्योंकि उतने शेयर अवेलेबल हैं। तो यही लिक्विडिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट है जो रियल एस्टेट में जनरली नहीं मिलता है। और इसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है कि अब लोग जैसे किसी को दरकार है, रियल एस्टेट में आदमी इन्वेस्ट करता है लेकिन कोई प्रॉब्लम आता है तो, या पैसे की दरकार होती है किसी और चीज़ के लिए, तो बेचना चाहता है। तो जैसे आप कह रहे थे बहुत टाइम लग जाता है, बट इसमें आप एक दिन में बेच सकते हैं, दूसरे दिन पैसे आ जाएंगे। राइट। तो ये इसकी लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप रियल एस्टेट में निवेशित हैं और लिक्विड भी इतने हैं कि बस एक क्लिक ऑफ बटन से आप एक दिन के अंदर उसमें पैसे निकाल सकते हैं। अच्छा शैलजा, हालांकि आगे हम इस पर पूरा एक एपिसोड करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल टैक्सेशन को लेकर क्या है? क्या हाईली टैक्स्ड है रीट इंडिया में, या फिर इट्स एट पार विद अदर एसेट क्लासेस? I think Abhishek would be the best person to comment on this. अभिषेक बता दे। तो क्या होता है कि एक्चुअली जो रेगुलेटर्स है वो चाहते हैं कि रीट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए इंडिया में। और क्योंकि ये आप जानते हैं सुरक्षित तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, और ये बनाई प्रोडक्ट है जिसकी रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ। तो उन्होंने बहुत सारी टैक्स की बेनिफिट दी हुई है रीट्स को। तो जैसे एक नॉर्मल कंपनी टैक्स देता है, रीट की जो सारी कंपनीज है वो वैसे ही नॉर्मल टैक्स देती है, बट रीट जब डिविडेंड देता है, एक कंपनी के केस में जब आपके पास डिविडेंड आता है वो पूरा टैक्सेबल होता है। रीट के केस में डिविडेंड पूरा टैक्सेबल नहीं होता, उसमें बहुत सारी छूट दी गई है। तो ये सब टैक्स की बेनिफिट्स हैं जो रीट को। तो क्योंकि जब मुझे याद है इंडिया में रीट्स इंट्रोड्यूस हो रहा था, बड़ी बहस छिड़ी थी कि फॉरेन कंट्रीज में तो टैक्स का सिस्टम फॉर रीट्स बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है। तब ये बातें भी कही गई थी कि विद द टाइम इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे। तो जो आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ से काफ़ी बेहतर हो चुका है। हाँ, वहाँ से बहुत बेहतर हो चुका है। जैसे इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जैसे डिविडेंड जो कंपोनेंट होता है, जो हिस्सा डिविडेंड बोला जाता है जिसको, वो पूरा टैक्स फ्री है। बाकियों में भी टैक्स थोड़ा कम है, तो और उसका अलग अलग टाइम पे टैक्स लगता है। बट सिंपल भाषा में अगर समझे तो इसमें टैक्स का बेनिफिट है और कम टैक्स लगता है इसमें जितना आता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती यही है, सेबी चाहती यही है, हमारी गवर्नमेंट चाहती यही है कि इसको प्रमोट किया जाए। ठीक है। आगे दर्शकों से बता दूं अभी कि हम पूरा इस रीट्स के टैक्सेशन पे एक अलग से पूरा एपिसोड करेंगे। जैसा मैंने कहा कि कई हफ्तों तक हम ये बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक सिंपल आइडिया देने की आज यहाँ आपको कोशिश थी। शैलजा, अब एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तो 4 ही रीट्स हैं, हालांकि 4 में भी चुनाव करना इतना आसान नहीं है। तो जैसे शेयर मार्केट में होता है कि फलां शेयर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो रीट्स में भी फिर ऐसा होता होगा कि भाई मैं कौन सा रीट्स चुनूं? कोई पैरामीटर्स रहते हैं उसके कि मैं कैसे किसी रीट को सिलेक्ट करूंगा?
एब्सोल्युटली पैरामीटर्स हैं और जैसे कि ये लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट्स में, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स को पहले हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो वो एक चीज़ ऑफ कोर्स स्टडी करना चाहिए। लेकिन उसमें जब हम देखते हैं परफॉर्मेंस, तो दो बकेट्स में अगर आसानी से फिट किया जाए, तो एक होता है रिटर्न पैरामीटर्स और एक होता है रिस्क पैरामीटर्स। तो रिटर्न पैरामीटर्स एक है जो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर सिंपल में बोला जाए तो आपके जो भी रेंट है, एक्सपेंसेस सब निकालने के बाद कितना फंड्स हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग अ कमर्शियल ऑफिस, जो वो पैरामीटर है दैट शुड ग्रो, उसमें स्टेबिलिटी होना चाहिए एंड दैट शुड बी ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड, जो आपको डिविडेंड मिलता है वो यूनिट प्राइस, जो ट्रेडिंग प्राइस है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो एक परसेंटेज आता है। तो वो परसेंटेज आपको सिग्निफाई करेगा कि आपके जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स है उसके हिसाब से वो डिविडेंड रिटर्न कितना होता है, तो वो एक पैरामीटर होगा। फिर होगा ऑक्यूपेंसी, क्योंकि ऑक्यूपेंसी डायरेक्ट इम्पैक्ट रेंट पे है और रेंट से हमारा जो यूनिट होल्डर्स के जो डिविडेंड्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑक्यूपेंसी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। इस सालों से कैसे वो ऑक्यूपेंसी पैटर्न हुआ है, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर अगर हम बोले डेट इक्विटी रेशियो एक है, तो वो रीट का डेट प्रोपोर्शन कितना है। हालांकि ऐसे सिंपली बोलेंगे तो डेट जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन जब भी एक्विजिशन करने जाते हैं तभी तो डेट रेस करना पड़ता है। तो जब भी एक रीट नया एसेट खरीदते हैं तभी तो डेट रेस होता है। तो डेट इक्विटी रेशियो एक और पैरामीटर है। ये है रिटर्न्स के पैरामीटर्स, राइट। और अगर हम रिस्क के पैरामीटर्स बोलें तो आपका डाइवर्सिफिकेशन जो एडवांटेज है उसके दो तीन हैं। एक तो ज्योग्राफी स्प्रेड, कितने शहरों में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने कौन से टाइप के एसेट्स हैं। आपका बीकेसी में अगर हम वही एग्जांपल लेंगे तो 2-3 लाख स्क्वायर फीट होगा लेकिन वैल्यू बहुत बड़ा होगा, राइट। और टेनेंट टाइप वो वाले ऑफिसेज में अलग होंगे। और अगर हम बड़े ऑफिस कैंपस बोलते हैं, वहाँ पे आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये लोग साढ़े 5 लाख से लेके 1 मिलियन स्क्वायर फीट तक के ऑक्यूपायर्स हैं, तो वहाँ पे अलग टाइप के टेनेंट्स होंगे। तो ये एक चीज़, इनफैक्ट आप एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे तो सारे रीट्स डिस्क्लोज भी करते हैं कि उनके टेनेंट टाइप क्या हैं, तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन देखने मिलता है। और एक और पैरामीटर है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। ये करीबन आप देखोगे तो बोलेंगे कि 6 साल है, 7.9 ईयर्स है। मतलब आपके जो किराएदार हैं वो कितने वक्त बाद आपकी बिल्डिंग को खाली करने वाले हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपका वेकेंसी रिस्क और वो टाइमिंग का थोड़ा समझ में आ जाता तो है। शायद अभी दर्शकों को बड़े भारी भारी Sure, लग रहे होंगे ये सारी absolutely. चीजें हैं, लेकिन आगे चलते हुए हम बाकायदा इस पे भी एक एपिसोड करेंगे, क्योंकि आप फिर कैसे इवेल्युएट करेंगे किसी रीट को कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, उसे समझेंगे कैसे। तो एक आइडिया देने की कोशिश थी, लेकिन आगे चलते हुए इस पे काफी डिटेल में और हम इसमें और विपिन जी एक बातचीत बहुत करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि गवर्नेंस कैसा है, डिस्क्लोजर्स कैसे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडिया में बोलते ही वो गवर्नेंस पे सवाल आती है। तो उसी लिए ये रीट बनाया गया है ताकि गवर्नेंस बहुत हाई हो। इसका पर्पज़ ही यही है कि गवर्नेंस बहुत हाई हो। तो निवेशकों को ये भी देखना चाहिए कि कौन सी रीट में कितना अच्छा गवर्नेंस है, कितना अच्छा डिस्क्लोजर्स है, कितना अच्छा ट्रांसपेरेंसी है। तो चलिए आगे चलते हुए सारे इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट की ये वो पॉइंट्स जहां पर उन्हें ध्यान रखना है और फिर वो कहाँ देखें, किधर से रिपोर्ट्स उनको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि रीट्स कंपैरेटिवली एक नया सेक्टर है और वहां पर ज़्यादा बात होती नहीं, लेकिन शायद अब हमारे शोज़ के बाद होने लगेगी, लोग करने लगेंगे एट लास्ट। अभी तो हम 4 रीट्स पे खड़े हुए हैं, आगे चलते हुए हम और रीट्स आते हुए देखेंगे। तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि बहुत सारे रीट्स और आएंगे। कंट्री में क्या है कि जो ग्रेड ए एसेट है, जो रीटेबल एसेट हम बोलते हैं, जो कंट्री की, इस देश की सबसे बढ़िया क्वालिटी की कमर्शियल रियल एस्टेट है, वो बहुत सारे डेवलपर्स के पास है अभी, जो सोच रहे हैं कि और रीट लाए। चैलेंज ये है कि 2019 में पहला रीट आया था, उसके बाद 2 साल कोविड, तो कोविड में लोग ऑफिस ही नहीं जा रहे थे और रीट्स के लिए सबसे ख़राब वही हो सकता था। अब वहाँ से हम बाहर आए हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर गया। तो इंडिया में रीट अभी बहुत नया है और इमर्जिंग है, अभी आगे बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि कुछ सालों में और भी बहुत सारे रीट्स आएंगे। चलिए राइट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक हमने स्टैब्लिश तो किया, या दर्शकों को इतना समझ में आया होगा कि रीट आखिर है क्या, काम कैसे करता है, हम एक आम व्यक्ति उसमें कैसे एंटर कर सकता है, कैसे उससे
एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है या अच्छा डिविडेंड कमा सकता है। ये पॉइंट अभी सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए थे, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे हम और एक्सप्लेन करेंगे कि एक एक पॉइंट का मतलब क्या है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं और कैसे आप रीड्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई होप कि जब तक हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे होंगे 5 या 6 एपिसोड्स, तब तक आपके लिए रीड्स बिल्कुल एज सिंपल एज बच्चों का खेल बन चुका होगा और आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और इनफैक्ट इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो राइट अभिषेक एंड शैलजा, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही सिंपल तरीके से आसान वर्ड्स में आपने बताया कि रीड्स क्या है। अब यहाँ से आगे की यात्रा हम अगले एपिसोड्स में लेकर चलेंगे जहाँ पर हम और इन डिटेल बात करेंगे रीड्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर। लेकिन आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बात को लिख लीजिए कि यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है ये रीड्स की जर्नी। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड्स में आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट भी आएगा और नज़र आने लगेगा कि रीड्स से कितना बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है और ये भी एक बेहतरीन एसेट क्लास में अपनी जगह रखता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। CNBC TV 18 and CNBC Awaaz present The REIT Connect in partnership with IRA.